Hello students, this is Farhan Beg. Today's our topic is the making of the Germany and the Italy. First of all, I will let you know about the unification of the Germany. After that, in the second lecture of mine, I will let you know about the unification of the Italy. सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी के यूनिफिकेशन के बारे में। एक सवाल है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या कोई आर्मी किसी नेशन को बना सकती है? तो जवाब है यस, बिल्कुल बना सकती है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आर्मी ने जर्मनी को यूनिफाइड किया। पूरी जो जर्मन कन्फेडरेशन बनी हुई थी 39 स्टेट्स की, जो कि पहले कभी 300 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी, यूनिफाइड होकर एक 39 स्टेट की कन्फेडरेशन बनती है और इन 39 स्टेट्स को पूरा एक कर कर एक जर्मनी बनाया जाता है। आज हम इस प्रोसेस के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आफ्टर 1848 के बाद क्या होता है, जो नेशनलिज्म होता है यूरोप के अंदर, उसकी एक एसोसिएशन होती है डेमोक्रेसी के साथ। यानी कि जहाँ जहाँ राष्ट्रवाद की भावना उजागर हो रही थी वहाँ लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे से एसोसिएट थी। ये एसोसिएशन क्या होती है, टूट जाती है और नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो अब डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी को लाने के लिए ही जगह जगह क्या हो रहा था, रिवॉल्यूशन हो रहा था। लेकिन इस सब में क्या होता है, नेशनलिज्म के जो सेंटिमेंट्स हैं इनको अब एकत्रित किया जा रहा है। किसके द्वारा? बाय कंजर्वेटिव्स। जो रूढ़िवादी लोग होते थे, पहले जो विरोध करते थे नेशनलिज्म का, वो अब चाहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में उमड़े, लोगों में जागे जागे। क्यों ऐसा क्यों चाहते थे? अपने स्टेट पावर को बढ़ाने के लिए। वो चाहते थे कि अगर लोग एकत्रित होंगे, राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना लोगों में जागेगी, सेंटिमेंट्स अगर जागेंगे, जो अगर सपोज जर्मन स्पीकिंग लोग हैं, अगर वो जर्मनी में एक होना चाहते हैं तो इससे ताकत किसकी बढ़ेगी? राष्ट्र की बढ़ेगी ना, देश की बढ़ेगी ना। तो जो मोनार्क लोग थे, राजा या रजवाड़े, इन लोगों ने क्या किया, यूनिफिकेशन करने के लिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। राष्ट्रवाद की जो भावना थी इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी ताकत एक्सपैंड हो सके और वो एक इंपीरियलिस्टिक पावर बन सके एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप। और क्या चाहते थे कि लोगों की जो राष्ट्रवाद की भावना है इसको हम इस्तेमाल करके पूरे यूरोप के अंदर अपना पॉलिटिकल डोमिनेशन जमा लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। ये आप ऑब्जर्व करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली के अंदर किस तरीके से लोगों ने राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसका इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए, अपने जो राष्ट्र है उसको एक्सपेंड करने के लिए, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर डिवाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। आपने देखा तब तक कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वह ज़्यादातर किसके अंदर फैली हुई थी? मिडिल क्लास जर्मन लोगों के अंदर, जो कि 1848 में उनकी कोशिश करी थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एकत्रित हुई थी 1848 में। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि वहाँ पे किस मकसद से होते हैं कि यूनिफाइड कर दी जाए जितने भी इस रीजन्स हैं जर्मनी के, जो भी जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर आते हैं उनको यूनिफाइड करके क्या किया जाए, एक नेशन स्टेट बनाया जाए और जो कि गवर्न किया जाए बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। लेकिन केसर विलियम टू जो फर्स्ट थे, सॉरी फ्रेडरिक विलियम फोर जो थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, ये प्रपोजल माना नहीं था और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या हुई थी, भंग हो गई थी, कामयाब नहीं हो पाई थी। ये क्या होता है, दिस लिबरल इनिशिएटिव, ये जो लिबरल लोगों के द्वारा जो पहल की गई थी एक राष्ट्र को बनाने के लिए, वो क्या किया गया था, रिप्रेस कर दी गई थी, उसको दबा दिया गया था बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री। मिलिट्री और मोनार्की ने मिलकर इसको दबा दिया था। ठीक है, और जिसको मिलिट्री और मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग कौन थे? लार्ज लैंड ओनर, जिनको जंकर्स भी कहा जाता है प्रूशिया के अंदर, ये लोगों ने मिलकर सपोर्ट किया था मोनार्कीज को। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन, तब से ही प्रूशिया ने लीडरशिप का जिम्मा उठा लिया इस मूवमेंट की, नेशनल यूनिफिकेशन के। इन्होंने कहा प्रूशिया ने कि अब जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल हो गई है, जिसमें पॉलिटिकली लोग जो हैं वो सबको एक करना चाहते थे पूरे जर्मन कन्फेडरेशन को, लेकिन वो फेल हो गई थी क्योंकि फ्रेडरिक विल्हेम फोर ने कहा था कि भाई मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, कि मैं पार्लियामेंट का रूल नहीं मानूंगा, मोनार्की रहेगी लेकिन मैं अपनी तरीके से अपनी ताकत चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये फेल हो जाती है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अब यहाँ पे प्रूशिया जिम्मेदारी उठाता है कि हम जो है वो जो जर्मनी को एकत्रित करके रहेंगे, एक करके रहेंगे। लेकिन उसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी क्या बनाई?
जो फ्रेडरिक विलियम फोर के बाद केसर विलियम फर्स्ट जो राजा बनते हैं, उनके छोटे भाई प्रूशिया के, उन्होंने हायर किया ऑटो वॉन बिस्मार्क को। इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है पूरे जर्मन यूनिफिकेशन प्रोसेस का। इन्होंने ही जर्मनी को एकत्रित किया था। इन्होंने क्या किया, जर्मनी को पूरा एक करने की जो प्रोसेस था वो शुरुआत करी उसकी, और जर्मनी को पूरा एक कर दिया विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। प्रूशिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से। आर्मी सब लोग समझते हैं क्या होता है, पर ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बता देता हूँ। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है लॉबी ऑफ द आईएएस पीसीएस ऑफिसर। जो बड़े अधिकारी होते हैं, बहुत बहुत काबिल जो लोग होते हैं आईएएस पीसीएस रैंक के, उन सबको एकत्रित करके उन सबकी मदद से इन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड किया। यहाँ पे 3 वॉर होते हैं 7 साल तक, जिसमें प्रूशिया का पहला वॉर जो होता है वो डेनमार्क के साथ होता है, दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ होता है, तीसरा फ्रांस के साथ। और इसमें होता क्या है, ये एंड होते हैं प्रूशियन विक्ट्री के साथ, यानी कि प्रूशिया इसमें जीत जाता है और जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब ये किस तरीके से हुआ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर। क्या होता है, जनवरी 1871 में प्रूशिया के जो किंग होते हैं विलियम फर्स्ट, केसर विलियम फर्स्ट, इनको पूरे जर्मनी का बादशाह घोषित कर दिया जाता है। एम्परर यानी कि सम्राट घोषित कर दिया जाता है एट वर्सलीज। वर्सलीज जगह है जर्मनी के अंदर, वहां पर इनको घोषित कर दिया जाता है एम्परर। ठीक है। बिटरली मॉर्निंग कोल्ड होती है, मतलब बहुत कड़कड़ाती हुई सुबह होती है 18 जनवरी की 1871 में। यहाँ पे एक असेंबली बुलाई जाती है जिसमें सभी जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस वगैरह आए होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी होते हैं, और इम्पॉर्टेंट पोजिशन मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये सब गैदर्ड होते हैं। एक अनहीटेड हॉल होता है, मिरर से बना हुआ, ठीक है, जो वर्सलीज पैलेस के अंदर बना हुआ होता है। ये हॉल कैसा था, मतलब बहुत ठंड हो रही थी तो यहाँ पर कोई भी गर्माहट के लिए इंतजाम नहीं था, तो ये अनहीटेड हॉल था, पूरा शीशे से बना हुआ था। इस हॉल के अंदर लोग गैदर्ड होते हैं, और यहाँ पर क्या है, जर्मन एम्पायर जो है उसका हेड केसर विलियम फर्स्ट को घोषित कर दिया जाता है इस हॉल के अंदर। ठीक है। और यहाँ पर जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, ये एक डेमोन्स्ट्रेट, मतलब एक प्रदर्शन का एक वो बन जाता है कि डेमोन्स्ट्रेटेड डोमिनेंस ऑफ द प्रूशियन स्टेट पावर। यहाँ पर ये दर्शाता है कि प्रूशिया का जो स्टेट है, प्रूशियन जो स्टेट है, इसका डोमिनेंस है पूरे जर्मनी के ऊपर। ठीक है। और द न्यू स्टेट प्लेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी। जो नया स्टेट बनता है ये ज़्यादा बल किस पर देता है, करेंसी को मॉडिफाइड करने में, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने में, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को और बेहतर बनाने में। प्रूशिया के जो भी उपाय या इनके जो भी अभ्यास होते थे, ये सब एक मॉडल बन जाते थे पूरे जर्मनी के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया हो किस तरीके से केसर विलियम ने ये सब कुछ किया था। यहाँ पे एक पिक्चर देख लीजिए। इस पिक्चर के अंदर ये खड़े हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, ये हैं केसर विलियम फर्स्ट, और यहाँ पे इनके आर्मी चीफ हैं ये, जिसको हम कहते हैं जनरल वॉन रून। जनरल वॉन रून ये आर्मी चीफ थे इनके, जनरल वॉन रून। इन सबकी पिक्चर यहाँ दे रखी है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। इस पेंटिंग को इनके 70th बर्थडे पर 1885 में आर्टिस्ट के द्वारा गिफ्ट किया गया था ऑटो वॉन बिस्मार्क को। ठीक है। अब यहाँ पर ये मैप आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इसको बहुत ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये जो एरिया आपको दे रखा है, सबसे पहले आप देख लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा डेनमार्क है। मॉडर्न डे मैप में यहाँ पे आपको डेनमार्क लिखा दिखेगा। ठीक है। इसमें 2 एरियाज हैं, आपको लिखा दिख रहा होगा, श्वेल्सविक एंड हॉल्स्टीन। श्वेल्सविक और हॉल्स्टीन, ये नाम दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे आपको जब समझाऊंगा तो आपको काम आएगा। यहाँ पे आप देखिए, इस मैप के अंदर ये दे रखा है पूरा आपको प्रूशिया। प्रूशिया कहाँ पर है, ये वाला जो पोर्शन है आपको वायलेट कलर में दिख रहा है। ठीक है। वायलेट कलर का जो पोर्शन है ये प्रूशिया है 1866 से पहले का। और ये जो येलो कलर में जहाँ जहाँ भी आपको दिख रहा है, ये सारा वो पोर्शन है जिसको प्रूशिया ने 1866 में कॉन्कर्ड कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था, ऑस्ट्रो प्रूशियन जब वॉर हुआ था, ऑस्ट्रिया प्रूशिया का जब वॉर हुआ था। ठीक है। फिर जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ये ऑस्ट्रियन एम्पायर है, जिसने अपने आप को जर्मन कन्फेडरेशन से 1867 में अलग कर लिया था। और फिर उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन लाइट ग्रीन में आपको दिख रहा है, ये वो एम्पायर है जो कि प्रूशिया को ज्वाइन कर लेते हैं जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर 1867 के अंदर। और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है
ये वो पोर्शन है जो कि प्रूशिया को ज्वाइन करता है जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर खुद 1871 में। ठीक है, 1871 में अपने आप ये खुद को जर्मन कन्फेडरेशन से जोड़ लेते हैं और ये प्रूशियन एम्पायर का हिस्सा बन जाते हैं। और यहाँ पे छोटा सा आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है एल्सेक लॉरेन, जो कि फ्रैंको प्रूशियन वॉर होता है 1871 में। इसमें प्रूशिया के द्वारा फ्रांस से छीन लिया जाता है और ये एक बदनुमा दाग था फ्रांस के लिए। ठीक है, फ्रांस के जो टीचर्स हैं जब भी अपने एक्सप्लेनेशन किया करते थे स्कूलों के अंदर तो अपने बच्चों को बताते थे, देखो ये वो दाग है, इसको कभी मत भूलना, ये हमारे जो इतिहास पे एक काला धब्बा है। और ये धब्बा धुलेगा कब? 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा। ठीक है, एक मैप में आपको और दिखाता हूँ उस वक्त का, इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी पूरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इस मैप के अंदर, पूरा मैप अच्छे से देख लीजिए पहले। ये है प्रूशिया, ठीक है, ये है ऑस्ट्रियन एम्पायर, ठीक है, और ये पूरा जो एरिया है ये पूरा जर्मन कन्फेडरेशन है। जहाँ पे छोटे छोटे स्टेट्स आपको ये दिख रहे हैं, ये सब भी जर्मन कन्फेडरेशन का हिस्सा थे, लेकिन इन सब में दो बड़े स्टेट्स थे, वो थे प्रूशिया और एक है ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे ऑटो वॉन बिस्मार्क क्या स्ट्रेटजी करते हैं, क्योंकि जर्मनी को यूनिफाइड तो करना है, तो यूनिफाइड करने के लिए ऑटो वॉन बिस्मार्क ने एक स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले तो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अंदर दोनों में बड़ी ज़बरदस्त दुश्मनी थी, दोनों कभी एक नहीं होते थे। लेकिन प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो ये कहते हैं जो डेनमार्क है इसने हमारे कुछ हिस्से जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स जो हैं वो अपने कब्जे में ले रखे हैं। मैंने आपको श्वेल्स्विक और होल्स्टीन दिखाया था ना प्रीवियस मैप के अंदर, वो यहाँ डेनमार्क का ही हिस्सा थे। तो इसमें ये कहते हैं जो जर्मनी के स्टेट्स हैं हॉस्टीन और श्वेल्स्विक, इसको हम अपने अंडर में ले लेते हैं जो कि जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स हैं। तो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया दोनों हाथ मिला लेते हैं। ठीक है, 1866 में वॉर होता है डेनमार्क से और ये श्वेल्स्विक और हॉस्टीन को जीत लेते हैं। अब जीतने के बाद ऑस्ट्रिया ये कहता है कि जो श्वेल्स्विक और हॉस्टीन है इसको आप इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषित कर दो, अपने में मिलाओ मत। लेकिन प्रूशिया ये बात नहीं मानता और वो इसको कहता है श्वेल्स्विक आप मैं रख लेता हूँ, हॉस्टीन मैं रख लेता हूँ, श्वेल्स्विक आप ले लो। लेकिन इस पे दोनों में फिर से मतभेद शुरू हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट हो जाता है और दोनों में फिर वॉर होता है। अब ये वॉर जो होता है इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता? फ्रांस को होता, क्योंकि फ्रांस क्या चाहता था कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया आपस में लड़े और ये लड़ने के बाद काफ़ी वीक हो जाए। जब ये वीक हो जाएंगे तब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों को के ऊपर अटैक करके दोनों को अपने में मिला लूँगा। ठीक है, ये होती है फ्रांस के बादशाह नेपोलियन थर्ड की स्ट्रैटेजी। लेकिन प्रूशिया के जो ऑटो वॉन बिस्मार्क होते हैं वो क्या करते हैं, महज 7 हफ्तों के अंदर ही ऑस्ट्रिया को कॉन्कर्ट कर लेते हैं, पूरा ऑस्ट्रिया जीत लेते हैं। ठीक, लेकिन ये ऑस्ट्रिया को तो जीत लेते हैं लेकिन ऑस्ट्रिया के लोगों का दिल नहीं जीत पाते, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वो कंजर्वेटिव सोच के लोग थे। ऑस्ट्रिया के अंदर कैथोलिक लोग थे और जो प्रूशिया है यहाँ पर लिबरल लोग रहते थे, प्रोटेस्टेंट लोग रहते थे। प्रोटेस्टेंट थोड़े से लिबरल होते हैं, यानी कि उदारवादी खुली सोच के होते हैं, और जो कैथोलिक्स होते हैं वो ये कंजर्वेटिव्स होते हैं। तो इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो मैच नहीं करती थी। तो इसलिए हालांकि थे तो ये सभी जर्मन स्पीकिंग, लेकिन इन लोगों की आइडियोलॉजीज अपनी अपनी अलग अलग थी। लेकिन होता क्या है, जब 7 हफ्ते के अंदर महज प्रूशिया ऑस्ट्रिया को जीत लेता है तो फ्रांस काफ़ी डर जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रांस को ये इल्म नहीं था, ये एहसास नहीं था कि महज 7 हफ्ते के अंदर ही प्रूशिया ऑस्ट्रिया को पूरा कैप्चर कर लेगा, कॉन्कर कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था कि प्रूशिया की आर्मी कितनी एडवांस हो चुकी है। ठीक, क्योंकि प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, इन्होंने अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रांग बनाया। 1815 तक क्या था, जब कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी 1815 में, तब ऑस्ट्रिया जो था वो काफ़ी पावरफुल था कंपैरेटिवली प्रूशिया के। लेकिन प्रूशिया जब 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है उसके बाद प्रूशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया, इन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया, अपनी आर्मी को स्ट्रांग किया, आर्टिलरीज गन्स, और इन्होंने अपने जो आर्मी है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, जिसकी वजह से आर्मी इनकी स्ट्रांग हो गई प्रूशिया की, और प्रूशिया एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर कर आया। फ्रांस जो था अब काफ़ी डर जाता है, अब उसकी हिम्मत नहीं होती प्रूशिया पे अटैक करने की। ठीक है, और इस सब में क्या किया था, जब प्रूशिया ऑस्ट्रिया पे अटैक करने वाला होता है तो ऑटो वॉन बिस्मार्क क्या कहते हैं फ्रांस के नेपोलियन थर्ड से कि आप जो हैं
वो इस जंग में शामिल मत होना, क्योंकि मैं क्या करूँगा, कुछ हिस्सा जब मैं यहाँ का जीत लूँगा ऑस्ट्रिया का, तो मैं आपको कुछ हिस्सा यहाँ का गिफ्ट कर दूँगा। तो जो फ्रांस के बादशाह होते हैं नेपोलियन थर्ड, वो खामोश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, अब ये ऑटो वॉन बिस्मार्क अपनी बात से पलट जाते हैं और फ्रांस को कुछ भी शेयर नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इनकी दुश्मनी और बढ़ जाती है। लेकिन प्रूशिया क्या है, वो ये चाहता है कि फ्रांस हम पे अटैक कर दे। ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने ऑस्ट्रिया को तो जीत लिया था, पर ऑस्ट्रिया के लोगों का दिल नहीं जीत पाए थे, और ये क्या चाहते थे, कंप्लीट यूनिफिकेशन। यानी कि जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं या पूरे जर्मन स्टेट कन्फेडरेशन के जितने भी लोग हैं, वो दिल से जुड़े प्रूशिया के साथ, उनको अपना राजा माने, अपना रूलर माने। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा? ऐसा अब होगा जब स्पेन में क्या होता है, एक क्रांति होती है, और स्पेन के राजा को, जैसे 1789 में फ्रांस के जो बादशाह थे लुई 16, उनको अबदस कर दिया गया था, हटा दिया गया था, इसी तरीके से क्रांति होती है स्पेन में, और यहाँ के जो बादशाह होते हैं उनको भी हटा दिया जाता है, और यहाँ पे डेमोक्रेसी की मांग तेज होने लगती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रूशिया के जो राजा होते हैं वो कहते हैं जर्मन कन्फेडरेशन का एक राजा यहाँ पर स्पेन में बिठा दो। पर जो फ्रांस के राजा है, वो हरगिज नहीं चाहेंगे, फ्रांस हरगिज नहीं चाहेगा कि इनके दोनों तरफ दुश्मन हो जाए, इधर भी और इधर भी। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अब युद्ध का मन बनाया। लेकिन इसमें आग, इस आग में घी का काम क्या करती है, एक घटना ये करती है कि जो फ्रांस के एम्बेसडर प्रोशिया के अंदर होते हैं, वो ये कहते हैं कि स्पेन के अंदर प्रोशिया का कोई भी राजा नहीं होना चाहिए। प्रूशिया के जो प्रधानमंत्री होते हैं ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो इस कथन को थोड़ा सा मॉडिफाइड करके ये कह देते हैं कि केसर विलियम फर्स्ट जो राजा हैं जर्मनी के, उन्होंने फ्रांस के एम्बेसडर की बेइज्जती कर दी, उनका अपमान कर दिया। ये खबर बड़ी तेजी से पूरे फ्रांस में फैल जाती है और सभी अखबारों में छप जाती है, और फिर इससे फ्रांस में खासा गुस्सा भर जाता है पूरे देश के अंदर। वहाँ की पूरी आवाम बहुत गुस्से से भर जाती है, और क्या करते हैं, ये अब जंग की तैयारी कर लेते हैं और सीधा अटैक कर देते हैं प्रूशिया पे। और प्रूशिया यही तो चाहता था। जैसे ही ये अटैक करते हैं पूरे जर्मन कन्फेडरेशन के अंदर, पूरे जर्मनी के अंदर जितने भी जर्मन स्टेट्स थे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक देशभक्ति की भावना उमड़ आती है और लोग यूनिफाइड हो जाते हैं। जो ऑटो वॉन बिस्मार्क चाहते थे कि इनका दिल जीतना, वो सब भी इन्होंने जीत लिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रूशिया दोनों अब एक बड़ी ताकत बनकर उभर कर आते हैं और मिलकर सामना करते हैं फ्रांस को, और फ्रांस को हरा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये एक बड़ी ही अपमानजनक थप्पड़ था फ्रांस के मुंह पर। ठीक है, जो कि 1831 में, 71 में, 1871 में पड़ता है, और इसका बदला फ्रांस कब लेगा, 1914 में, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, और जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन होती है, तो उसमें अपने इस अपमान का बदला पूरी तरीके से फ्रांस जर्मनी से निकाल लेता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, लेक्चर आपको समझ में भी अच्छे खासा आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स पर मुझे ज़रूर बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।